गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हम आपके जो है वो एनसीईआरटी के बुक में चैप्टर नंबर 12 का रिवीजन हमने स्टार्ट कर लिया है। किस लिए? तो आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए, ठीक है। जिसमें हम करने वाले हैं आज प्रश्नावली 12.2, 12.1 हम कर चुके हैं। पिछली क्लास में हमने उसको जो है वो खत्म कर लिया था। आज हम करेंगे 12.2 की शुरुआत, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हैं जो हमें सीखनी है। 12.2 को हल करते वक्त आपको वो जो है वो चीजें या फिर वो सूत्र काम आएंगे, ठीक है। सबसे पहले एक सूत्र है जो कि एक प्रमेय है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ये बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाएगी आपके इन सवालों को हल करने में, स्पेशली 12.2 में, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय यह कहती है कि अगर आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, कैसा? समकोण त्रिभुज। समकोण का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का बन रहा हो, उसको हम कहते हैं कि ये कैसा त्रिभुज है? ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो इस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात नहीं करती, लेकिन हाँ, इस समकोण त्रिभुज में से तीन भुजाओं में से एक भुजा को क्या करती है ये इसका पता ये लगाती है, ठीक है। तो और इन तीनों ही भुजाओं का नाम भी अलग अलग होता है। तो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज का नाम। त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज? जिसका एक कोण 90 डिग्री का बनता है। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होगा उसको हम कहेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है। जो रेखा आ रही होगी और जो 90 अंश के कोण को बना रही होगी, दो रेखाएं होती हैं। एक हम देख पा रहे हैं, एक रेखा ये वाली है, दूसरी रेखा ये वाली है। इन दोनों की मदद से क्या हो रहा है? ये 90 डिग्री का कोण जो है वो बन रहा है। इसमें से एक रेखा को हम कहते हैं कि वो लंब है। लंब मतलब जो 90 डिग्री का कोण बना रही है, इसको हम कहते हैं लंब। और वही दूसरी रेखा जिस पर कोण बन रहा होता है उसे हम कहते हैं कि वो क्या है? तो वो आधार है, ठीक है। एक इसमें क्या होगा? एक आपके समकोण त्रिभुज में लंब होता है, दूसरा इसमें होता है आधार, और तीसरा जो तीसरी भुजा होती है इसे कहा जाता है विकर्ण। चलो, विकर्ण जो है वो सबसे लंबी भुजा होती है किसी भी समकोण त्रिभुज की। हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे फिर से एक बार सुन लीजिए, समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं। समकोण त्रिभुज में जो भुजाएं होती हैं उन तीनों का अलग अलग नाम होता है। जो सबसे लंबी भुजा होगी उसको हम कहेंगे कि ये विकर्ण है। जो लंब होता है वो जो 90 डिग्री के कोण को बनाती है, और आधार होता है वो जिस पर आपका 90 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। तो अब पाइथागोरस प्रमेय क्या करती है? तो मैंने वही कहा कि पाइथागोरस जो आपकी प्रमेय है वो इसका क्षेत्रफल नहीं निकालेगी, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय जो है वो इन तीनों में से किसी एक भुजा के बारे में उसकी वैल्यू आपको बता सकती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या, इसका पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस की प्रमेय कहती है कि अगर आप विकर्ण का वर्ग करो, ठीक है, विकर्ण जो इस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा है उसका अगर आप वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो वो किसके बराबर होता है? तो वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर या फिर आधार का वर्ग। तो ये असल में आपकी पाइथागोरस प्रमेय है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, पाइथागोरस थ्योरम क्षेत्रफल तो नहीं निकालती, लेकिन समकोण त्रिभुज की एक भुजा के बारे में आपको बताती है कि वो, मतलब इसमें से देखो, इस फॉर्मूले को यूज करके अगर आपको इसकी वैल्यू पता है, ठीक है, आपको अगर विकर्ण की वैल्यू पता है, आपको अगर आधार की वैल्यू पता है, आपको लंब की वैल्यू नहीं पता, तो विकर्ण की वैल्यू पुट करो, आधार की वैल्यू पुट करो, लंब को मान लो एक्स, और इस एक्स को अकेला छोड़ने के लिए इसको उधर लेके जाओ या कुछ भी करो, तो आपका जो है वो लंब निकल जाएगा। या फिर मान लीजिए आपको विकर्ण की वैल्यू नहीं पता, लेकिन आपको लंब की और आधार की वैल्यू पता है, तो इसका वर्ग करके आपस में इनको जमा करके आपका विकर्ण आ जाएगा। और यहाँ पे भी मतलब हाँ, सिर्फ जमा करके नहीं आएगा, और भी कुछ करना पड़ेगा, पर अभी उसको रहने देते हैं। अभी जब इसको क्वेश्चन को हम यूज करेंगे तब आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। तो अगर आपको यहां तक समझ आ गया है कि क्या है पाइथागोरस थ्योरम और किस त्रिभुज में ये यूज होगी, और समकोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं क्या है, उनके नाम क्या है, तो वाई टाइप करें। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।
ठीक है, आप कह रहे हैं रिपीट, तो रिपीट कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखो, हमने पढ़ा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय एक प्रमेय है जो कब इस्तेमाल में आती है, जब आपका त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का सीधा सीधा रिलेशन हमारे समकोण त्रिभुज से होता है, बाकी किसी त्रिभुज में पाइथागोरस काम नहीं करती। तो समकोण त्रिभुज क्या है, पहले आपको उसकी पहचान होनी चाहिए। तो समकोण त्रिभुज ऐसे त्रिभुज होते हैं जिसमें एक कोण 90 डिग्री का बनता है, जो कि यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज है, इसके ऊपर पाइथागोरस जो है वो काम करेगा, ठीक है। कैसे करेगा, तो समकोण त्रिभुज के पास तीन भुजाएं, किसी भी त्रिभुज के पास तीन भुजाएं होती हैं, तो हमने कहा समकोण त्रिभुज के पास भी तीन भुजाएं हैं। पहली का नाम है लंब, दूसरी का नाम है विकर्ण, तीसरे का नाम है आधार। लंब क्या होता है, लंब वो भुजा है जो 90 डिग्री के कोण को बना रही है। आधार क्या है, तो आधार वो है जिस पर 90 अंश का कोण बन रहा है। और विकर्ण क्या है, तो विकर्ण इस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है जिस पर कोण नहीं बनता, कोण के बिल्कुल उल्टी दिशा में। कोण अगर आपका लेफ्ट में बन रहा है तो कोण के बिल्कुल सामने जो भुजा होगी वो हमारे त्रिभुज का विकर्ण होता है। तो मैंने कहा यहाँ पे आपका लग जाएगा पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस की थ्योरम करती क्या है, तो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल तो नहीं निकालती, लेकिन समकोण त्रिभुज में इन तीनों में से किसी एक भुजा के बारे में आप इस प्रमेय की मदद से पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी इसमें करते हैं एक सवाल, क्योंकि सवाल जब तक नहीं करेंगे तब तक आप इसको नहीं समझ पाओगे। सवाल में कैसे इसको यूज करना है वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय ये थी। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो प्रश्न नंबर 1 पढ़ते हैं 12.2 का। 12.2 का प्रश्न कह रहा है कि एक पार्क है जो कि चतुर्भुज के आकार का है। चतुर्भुज का नाम है ABCD। चतुर्भुज में होती है 4 भुजाएं, तो उसको मैं कैसे भी बना सकती हूँ। मान लो ये मेरा एक चतुर्भुज है, ठीक है, और इसका नाम है ABCD। और ये कह रहे हैं कि जो आपका बिंदु C है, तो इसका नाम बदल देते हैं, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे है आपका AB, फिर वही आ जाएगा ABCD। ये क्या है, ये एक चतुर्भुज है जिसके पास कितनी भुजाएं, जिसके पास जो है वो 4 भुजाएं हैं, उसे कहा जाता है चतुर्भुज। चलो, ABCD की हमने एक आकृति बना ली। अब ये कह रहे हैं कि अगर सी बिंदु पर कोण बन रहा है 90 अंश का, जो कि सी बिंदु यहां पर है, तो आप किसी भी तरह से बनाओ, आपने ऐसे बनाना ऐसे बना लो, आपको इसको कुछ और तरह से बनाना कुछ और तरह से बना लो, पर जहां पे भी बनाओगे ABCD में जहां पे भी सी बिंदु का नाम लिखोगे, उस सी बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ऐसा आपको सवाल में दिया गया है। सवाल में ये चीज आपको खुद से कही गई है, गिवन है। तो इसको हमको साबित करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें बता रहे हैं कि ऐसा है। पूछ नहीं रहे बल्कि बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो आपकी रेखा है जिसका नाम है AB, वो है 9 सेंटीमीटर की, तो यहाँ लिख लो 9 सेंटीमीटर। उसके बाद ये कह रहे हैं जो आपकी भुजा है BC नाम की, वो है 12 सेंटीमीटर, तो लिख लीजिए 12 सेंटीमीटर। और उसके बाद तीसरी भुजा वो है 5 सेंटीमीटर की, जिसका नाम है DC, सॉरी 5 मीटर की है, मैंने गलत लिखा, सेंटीमीटर मीटर की है, ठीक है। यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई, यहाँ पे लिखने में गड़बड़ हुई। ये सभी भुजाएं किसमें है, सेंटीमीटर में नहीं मीटर में है, तो आप भी मीटर ही लिखिएगा जब भी आप एग्जाम में इसकी आकृति बनाओगे। और उसके बाद AD जो भुजा है वो है 8 मीटर की। ये आपको यहाँ पर इन्होंने कुछ चीजें बताई और आपको पूछा कि इस पार्क का पूरे का क्षेत्रफल निकालिए। तो हमने देखा कि ये क्या है, ये एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ऐसा कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता। तो मैंने क्या किया,
अपनी मर्जी से हमने यहाँ पर डी और बी को मिला दिया, क्योंकि अगर ये एक चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के पास विकर्ण होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं? जो उल्टे शीर्षों से मिलकर बने हो। डीबी भी एक विकर्ण है, और एसी बनाओ तो एसी भी एक विकर्ण है। एसी यहाँ पर मेरी कुछ मदद नहीं कर पा रहा था, तो मैंने डीबी का इस्तेमाल किया। विकर्ण यहाँ पे दो होते, एसी भी विकर्ण है, डीबी भी विकर्ण है, पर एसी का काम नहीं था, यहाँ पे डीबी का काम था। तो मैंने डी को बी से जोड़ दिया, और मेरे पास एक और यहाँ पे भुजा बन गई डीबी नाम की। इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, तो मैं लिखूंगी कि अभी अभी के लिए इसका मान मेरे लिए x मीटर है। अब ध्यान से देखिए, जब हमने जैसे ही डीबी नाम का एक विकर्ण यहाँ पे लगाया, वैसे ही हमने देखा कि डीबी नाम ने हमारे इस चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांट दिया। ठीक है, पहला त्रिभुज का मैं नाम लिखूं तो जब यहाँ पे दो त्रिभुजों में इसके टुकड़े हुए, तो पहला त्रिभुज आपका बन रहा है ए बी डी नाम का, और दूसरा त्रिभुज आपका बन रहा है बी सी डी नाम का। ठीक है, अब हमने क्योंकि इसका क्षेत्रफल निकालना है और क्योंकि हम हीरोन फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, तो मैंने देखा कि जो मेरा त्रिभुज है एबीडी, इसमें मेरे पास तीन भुजाएं हैं। मैं यहां पर क्या कर सकती हूँ? मैं यहां पर हीरोन का फॉर्मूला यूज करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकती हूँ, है ना। और उसी तरह से मुझे इस त्रिभुज का भी किसी न किसी तरह से क्षेत्रफल निकालना है। और अगर मैं इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ दूं तो क्या मेरे पास चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा? बस इतना मुझे बताइए। अगर ये चतुर्भुज दो त्रिभुजों में बंट गया है, तो अगर मैं एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूं और दूसरे का भी क्षेत्रफल निकाल लूं, उसको आपस में जोड़ दूं, तो क्या पूरी आकृति का क्षेत्रफल मिल जाएगा? यस और नो? तो इसका आंसर है यस, कि अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूं और इसका भी क्षेत्रफल निकालूं और इनको आपस में जोड़ दूं, तो मुझे मेरे पूरे के पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है जिसकी मदद से हम चतुर्भुज का एरिया निकाल सकें, क्षेत्रफल निकाल सके। तो हमने यहाँ पर क्या किया? एक विकर्ण की मदद ली। विकर्ण जैसे ही बनाया, हमने देखा कि ये तो इन दोनों को दो त्रिभुजों में बांट रहा है। तो अगर मैं बात करूं इस त्रिभुज की, तो इसका क्षेत्रफल तो कैसे निकलेगा? हीरोन के फॉर्मूले से ही निकलेगा, क्योंकि इस त्रिभुज के पास ऊंचाई नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि दूसरा जो त्रिभुज बन रहा है जिसका नाम है बीसीडी, क्या इस त्रिभुज के पास कोई ऊंचाई है? बस इतना ही बताएं, यस और नो। और क्या नाम है उस ऊंचाई का? सोचिए और बताइए। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं ऊंचाई के बारे में भी और इसके बारे में भी। अभी हमने पाइथागोरस पढ़ा, उसको फिर से रिपीट नहीं करेंगे। अभी हम करते हैं बात किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई के बारे में। कोई भी त्रिभुज अगर आपके पास है और आपको उसकी ऊंचाई दे रखी है, तो जो आपकी ऊंचाई होती है वो बिल्कुल सीधी खड़ी रेखा होती है। और जहां पर भी एक सीधी खड़ी रेखा होगी, मुझे बताइए वहां पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? साधारण सवाल है। जहां पे भी बिल्कुल खड़ी सीधी रेखा दिखी, इसका मतलब है कितने डिग्री का कोण वहां बन रहा होगा? मैम 90। 90 का। तो इट मीन यहाँ पर भी 90 बन रहा है, यहाँ पे भी 90 बन रहा है। तो ये जो, अगर इसको मैं नाम दे दूं ई, तो इस 90। त्रिभुज, इस एबीसी त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो एई नाम की रेखा होगी। एई इसकी ऊंचाई है, क्योंकि ऊंचाई कौन होती है? जो बिल्कुल सीधी खड़ी रहे और 90 डिग्री का कोण बनाए। ठीक है, ऊंचाई पता लग गई। अब अगर मुझे इस त्रिभुज की ऊंचाई पता है, तो क्या मुझे यहां पर हीरोन का फॉर्मूला लगाना जरूरी है या नहीं है? हीरोन का फॉर्मूला हम कब लगाते थे? हमने देखो पहली क्लास में पढ़ा था कि अगर कोई त्रिभुज ऐसा हो जिसके पास ऊंचाई ना हो, तो हम हीरोन के फॉर्मूले का यूज करके उसका क्षेत्रफल निकालते थे। पर अगर आपको कोई ऐसा त्रिभुज दिख रहा है जिसके पास ऊंचाई भी है, तो उसमें आप जरूरी नहीं कि हीरोन के फॉर्मूले का यूज करो। आपको उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बस दो चीजें चाहिए।
1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई। इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए कि जब ऊंचाई होती है किसी भी त्रिभुज के पास तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन की जरूरत नहीं पड़ती, उसका क्षेत्रफल हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई करके। फटाफट से इसको नोट कीजिए। नोट कर लिया है तो वाई टाइप करेंगे। कब ये करना है? जब आपके त्रिभुज के पास ऊंचाई हो। ऊंचाई को कैसे पहचाना जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया। ऊंचाई को पहचानने के लिए आपको एक सीधी खड़ी रेखा दिखेगी, उसका कोण अगर देखो तो 90 डिग्री का वो कोण बन रहा होगा, ठीक है। तो जिसने भी नोट कर लिया कि जब भी ऊंचाई दी गई हो, ऊंचाई होती है ऐसी और उसका क्षेत्रफल निकालते हैं हम उस त्रिभुज का, उस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालते हैं ऐसे। और ऐसे त्रिभुज जिनके पास ऊंचाई नहीं होती उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो चलो इसको मिटाते हैं और अब आपसे मैं फिर से वही सवाल पूछती हूं कि जो आकृति हमने अभी अभी बनाई, मुझे बताइए इसमें ऊंचाई कौन है? मैम बी। रेखा का हम बात करें तो उसमें 2 बिंदु होते हैं, एक आपने कहा बी, ठीक है। दूसरा बिंदु बताएं। मैम सी। बिल्कुल सही। तो बीसी जो रेखा यहाँ पर आपको दिख रही है ये इसकी हाइट है, इस त्रिभुज की ऊंचाई है। किस त्रिभुज की? तो इसकी, इस त्रिभुज की ऊंचाई है हमारे पास कौन? बी सी। तो बताइए क्या मैं इस बीसीडी त्रिभुज का क्षेत्रफल बिना हीरोन फॉर्मूले के निकाल सकूंगी? यस मैम। यस, बिल्कुल सही, निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए? एक ऊंचाई चाहिए, एक आधार चाहिए, दोनों है। ऊंचाई है 12 मीटर और किस पे 90 डिग्री का कोण जो छू रहा है दूसरी रेखा को, वो है आपका 5। तो इसका मतलब इसका एरिया आराम से, इसका क्षेत्रफल आराम से निकल जाएगा। फिर से मेरी बात सुनो, जब भी आपको चतुर्भुज के सवाल आएंगे और आपको लगेगा कि ये हीरोन के उससे कुछ आपको मिलते हुए दिख रहे हैं, तो उस चतुर्भुज को एक आपने विकर्ण बना दिया, विकर्ण ने उसको 2 त्रिभुजों में तोड़ दिया। एक त्रिभुज बन गया ये, दूसरा त्रिभुज बन गया ये। इसका क्षेत्रफल निकालिए, इसका क्षेत्रफल निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए, आपके चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने, जैसे आपने मुझे बताया, जो भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया, हमने पाया कि जो हमारा त्रिभुज है बीसीडी, क्योंकि उसके पास ऊंचाई है तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? तो वो निकल जाएगा आपका 1/2 गुणा में आधार गुणा ऊंचाई करने पर ये क्षेत्रफल जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 1/2 का 1/2 ही रहेगा। आधार हमें पता है, आधार हमारे पास 5 है, ऊंचाई हमें पता है 12 है। इसको हल कीजिए तो कितना आ जाएगा? 2 से काट दो 12 को, 2 एकम 2, 2 छके 12 और 6 से गुणा कर दो 5 को, तो 30 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर अकेला मत लिखना, क्षेत्रफल की बात जहां भी होती है ऐसे लिखा जाता है। तो इसका जो क्षेत्रफल है त्रिभुज बीसीडी का वो आ गया है 30 मीटर स्क्वायर। तो आधा काम हमने कर लिया, हमने इस चतुर्भुज का इतना हिस्सा तो निकाल लिया, अब हमें बाकी का हिस्सा निकालना है, इतना हिस्सा निकालना है। तो अब इसकी तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे हल करें, ठीक है। एक हमने इसका पार्ट कर लिया कि एक जो आधा हिस्सा था उसकी वैल्यू निकाल ली। अब जो दूसरा आधा हिस्सा बच रहा है उसको भी एक बार देख लेते हैं ध्यान से। मैंने देखा त्रिभुज तो ये भी बन रहा है, लेकिन क्या इस त्रिभुज के पास कोई ऊंचाई है? बताइए जरा। नो मैम। अगर ऊंचाई होती तो हमें सवाल में बताया होता, ठीक है। नहीं बताया सवाल में तो मतलब नहीं है कोई भी ऊंचाई। तो यहां पर हम कौन सा सूत्र इस्तेमाल करेंगे इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए? मैम हीरोन का। अब हीरोन का फॉर्मूला यूज करना हमने चाहा, पर हीरोन का फॉर्मूला यूज करने के लिए भी हमने देखा कि आप तभी हीरोन का फॉर्मूला यूज कर पाओगे जब आपके पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं होंगी। पर अब फिर से वही चीज कि इसका फॉर्मूला, इसका क्षेत्रफल निकालने की कोशिश हमने की, पर कैसे निकलेगा भाई? 2 भुजाएं तो है, तीसरी भुजा के बारे में तो कुछ अता पता ही नहीं है। फिर हमने दोबारा से इस त्रिभुज की तरफ देखा कि ये जो डीबी है, ठीक है, ये डीबी जो रेखा है ये इस त्रिभुज की भी है और यही सेम इस त्रिभुज की भी है। दोनों के पास एक कॉमन साइड है डीबी नाम की, और हमें ये भी पता है कि ये जो आपका त्रिभुज है डीबीसी ये समकोण त्रिभुज है और ये है
समकोण त्रिभुज की पहली भुजा, दूसरी भुजा और ये है इसकी तीसरी भुजा। और अभी हम सीख के आए कि जब कभी आपको समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दी जाती हैं, तीसरी निकालने के लिए कहा जाता है, तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं? तो हम पाइथागोरस का इस्तेमाल करके तीसरी भुजा निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर ये तीसरी भुजा निकल गई तभी हम इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। ठीक है, भुजा किससे निकाली? भुजा हमने निकाली समकोण त्रिभुज की मदद से। कैसे? क्योंकि उससे हमने पाइथागोरस का यूज किया। तो करते हैं इसको सॉल्व। बीसीडी में देखिए, तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो आपका विकर्ण होगा, विकर्ण का वर्ग करो वो बराबर होगा आधार के वर्ग और जमा करके उसमें लंब का वर्ग। ठीक है, इसके बराबर होगा कौन? विकर्ण। लेकिन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमें जो है वो, बेटा फोन चार्जिंग पे लगा के एक बार चेक कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बार बार इसको हम शायद रिपीट नहीं कर पाएंगे, तो कोशिश करें। क्लास आपको पता है जब है तो बेटा फोन चार्ज रखा करें। ठीक है, 3 ही दिन हफ्ते में क्लास होती है, तो कोशिश क्या करें कि फोन चार्ज पे रहे। और विजय जी के नाम से जो भी है, फालतू मैसेज बेटा चैट में नहीं करें, नहीं तो हम आपको क्लास से आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो विकर्ण हमें नहीं पता, विकर्ण होती है आपके त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा, जो कि जिसका नाम BD है। तो यहां लिख लो, विकर्ण मतलब BD का स्क्वायर करना है, बराबर है आधार, आधार मतलब 5 जो 5 नहीं सॉरी DC का स्क्वायर करना है, क्योंकि आधार नीचे होता है, DC यहाँ पर हमारे पास आधार है, DC का स्क्वायर करना है, और लंब मतलब BC का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इनका वर्ग और निकालते हैं विकर्ण की वैल्यू, क्योंकि जो इस त्रिभुज का विकर्ण है वही दूसरे त्रिभुज की तीसरी भुजा है। ठीक है, चलो, तो BD का स्क्वायर, BD तो हमें नहीं पता, इसका स्क्वायर क्या करें, तो इसको ऐसे का ऐसा ही रहने दीजिए। DC का वर्ग करना है, मतलब कि 5 का वर्ग करना है, BC का वर्ग करना है, मतलब कि 12 का वर्ग करना है। तो यहां से करते हैं इसको और सॉल्व, तो BD का स्क्वायर रह जाएगा ऐसे का ऐसा ही, 5 का वर्ग कीजिए, 5 5 होता है 25, 12 का वर्ग कीजिए, 12 को 12 से गुणा करेंगे 144, ये आ गया। अब यहीं पे मैं इसको आगे हल कर रही हूँ, BD का स्क्वायर ऐसे का ऐसा, 144 में जब 25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 4 9 4 5 6 1 100 169 इसको कह लो, 169 कह लो। ठीक है, तो ये हमारा आया उत्तर BD का स्क्वायर करके। लेकिन ये BD की असली वैल्यू नहीं है, असली मान नहीं है, क्योंकि ये तो BD की घात 2 का मान है, ना कि BD का। BD का यहाँ पे वर्ग हो रहा है, वर्ग का उल्टा क्या होता है बताइए? पिछली क्लासेस में हमने बहुत पढ़ा था वर्ग के बारे में, घन के बारे में। अगर हमें कभी वर्ग का उल्टा करना पड़ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? सोचो, जिसको भी याद आता है वो बता दीजिए। एक होता था वर्ग और दूसरा क्या होता था? चलो मैं बता देती हूँ, दूसरा होता था वर्ग मूल। अभी याद आया सभी बच्चों को? एक होता था वर्ग, बिल्कुल सही, और दूसरा होता था वर्गमूल। तो यहां पर अगर बराबर है कि इस तरफ BD का वर्ग हो रहा है और मैं इस वर्ग को उठा के उधर भेज दूं, सभी को पता है कोई चीज बराबर है को पार करती है, बराबर है कि उस पार जाती है, खुद को उल्टा करती है। यहाँ पे जमा हो रहा हो वहां माइनस होता है, यहाँ गुना हो रहा हो वहां भाग होता है, तो यहाँ वर्ग हो रहा है तो वहां जाके वर्गमूल हो जाएगा। किसका? तो 169 का, 169 का। तो BD अकेले की वैल्यू आ गई वर्गमूल 169। बताइए 169 किस संख्या का वर्ग है? 144 12 का वर्ग है, वैसे ही बताओ 169 किसका 13 वर्ग? का। तो यहां से हमने पता लगा लिया कि BD की जो वैल्यू है वो 13 मीटर आ चुकी है। ठीक है, कैसे? क्योंकि 169 का वर्ग, क्या वर्ग कैसे करते हैं? ऐसी संख्या ढूंढी जिसको उसी से गुणा करने पर 169 आता हो। तो जब आप 13 की गुणा 13 में करोगे तो 169 आएगा। अब आप सोचेंगे कि एग्जाम में कैसे करें? बहुत आसान है, आपको 1 से लेकर के 20 तक सभी के वर्ग, वर्गमूल याद होने चाहिए। ठीक है, किसके वर्गमूल क्या है, किसका वर्ग क्या है, वो आपको याद होना चाहिए, तो आप जो है अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएंगे। और उसके बाद जो भी स्पेसिफिक होते हैं कुछ, एक 25 का होता है, वो भी जरूरी होता है, वर्ग और वर्गमूल।
ठीक है, ज्यादातर इसी से आपके सवाल पूछे जाते हैं और ज्यादा कुछ नहीं आता। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हुए बीडी की वैल्यू निकाल ली और बीडी हमारे पास आ गया 13 सेंटीमीटर, सॉरी 13 मीटर। अब इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें मिल चुकी हैं, तीनों भुजाएं मिल गई, तो अब इसमें हम हीरोन का फॉर्मूला बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो अभी मैं इस पूरे को मिटाने वाली हूं। यहां से यहां तक कोई डाउट है, छोटा मोटा डाउट है तो पूछ लो, अगर पूरे सवाल में डाउट है तो बेटा आपको क्लास एंड होने का वेट करना पड़ेगा, पर अगर छोटा मोटा डाउट है तो आप अभी के अभी मुझसे पूछ सकते हैं। या फिर मैं इसको फिर से रिपीट करती हूँ। हमें इन्होंने कहा एक चतुर्भुज है एबीसीडी नाम का, एबीसीडी नाम के चतुर्भुज का आप हमें क्या निकाल के दो, क्षेत्रफल निकाल के दो। क्या क्या चीजें दी थी, बस एक चीज दी थी कि इसकी एक बिंदु पर 90 अंश का कोण बन रहा है और इसकी चारों भुजाएं दे दी थी। तो हमने क्या किया, हमने इस चतुर्भुज को अपनी मर्जी से हमने डी से बी को मिलाया है। जब आप सवाल हल करेंगे तो डीबी का इसमें जिक्र तक नहीं होगा, हमने अपनी मर्जी से डीबी को मिलाया। डीबी को मिला के हमने देखा कि जो हमारे ये चतुर्भुज है ये दो हिस्सों में बंट गया। इस हिस्से को हमने देखा तो ये था समकोण त्रिभुज, इस पर हमें समकोण त्रिभुज के पास ऊंचाई भी होती है, आधार भी था, दोनों चीजें थी। तो हमने क्या किया, त्रिभुज के क्षेत्रफल के इस फॉर्मूले से इसका क्षेत्रफल निकाल दिया 30 मीटर स्क्वायर। फिर हमने सोचा कि अब इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं इस त्रिभुज का, क्योंकि इसका और इसका क्षेत्रफल जब जोड़ेंगे तो पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर आएगा। इसका निकाल लिया था, अच्छा है। इसको निकालने के बारे में सोचा तो एक भुजा थी जिसकी वैल्यू नहीं दी गई थी, उसको हमने मान लिया x। जब x को हमने ध्यान से देखा तो इस त्रिभुज की भी ये तीसरी भुजा है और इस त्रिभुज की भी ये तीसरी भुजा है। पाइथागोरस से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज की तीसरी मिसिंग भुजा को निकाल सकते हैं। तो हमने इसी त्रिभुज की मदद से, देखो इसी त्रिभुज की मदद से, समकोण त्रिभुज की मदद से पहले तो इसका क्षेत्रफल निकाला और दूसरे त्रिभुज के लिए तीसरी भुजा भी इसी से निकाली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपका ये वाला फॉर्मूला भी यूज होगा, पाइथागोरस भी यूज होगा और हीरोन फॉर्मूला तो यूज होना ही है। हीरोन फॉर्मूला की प्रश्नावली है तो उसको कैसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको मिटाते हैं और करते हैं अपना दूसरे त्रिभुज की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरे त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ए बी डी। हमें पता है कि हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन का फॉर्मूला होता है वर्गमूल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जिसमें अब हमें ए बी सी मिल चुका है। ए जो है वो आपकी बराबर है 9 के, बी बराबर है 12 के, सी बराबर है 8 के। ठीक है, ये मैंने भुजाएं लिख दी, अपनी मर्जी से लिखी मैंने, इसमें कोई कुछ नहीं होता, आप किसी को भी ले लो। 12 नहीं, सॉरी गलत है, बताया करें बच्चों जहां पे भी गलती होती है। ए बी डी त्रिभुज है तो एक भुजा 9, दूसरी भुजा 8, तीसरी भुजा 13। ठीक है, और अब हमने निकालना है एस। एस का मतलब अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप निकालने के लिए पहले परिमाप निकालेंगे, उसके बाद अर्ध परिमाप निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चन हम 12.1 में कर चुके हैं। तो आप मुझे इस तीनों भुजाओं का इस्तेमाल करके अर्ध परिमाप क्या आएगा वो बताएं फटाफट से, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। 9, 13, 8 है, इन तीनों की मदद से आप मुझे परिमाप निकाल के बताइए, सॉरी अर्ध परिमाप निकाल के बताइए। पंद्रह आप कह रहे हैं, चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। बाकी बच्चे भी बताएं अपना अपना आंसर। सत्रह जमा 7, 8, 9, 10, 3। ठीक है, वेरी गुड। इन तीनों को जोड़ा तो आ गया 30। ठीक है, परिमाप जब हम तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं वो होता है परिमाप, तो परिमाप आ गया 30। और बात करें अर्ध परिमाप की तो 30/2 करेंगे, अर्ध परिमाप आ जाएगा 15। बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट है, एस जो है वो 15 के बराबर है। अब बस इनको डाल देना है हीरोन के फॉर्मूले में और हमारा आंसर आ जाएगा सॉल्व करके। एस 15 है, 15 को ऐसे कैसे लिखें, गुणा का निशान s माइनस ए मतलब 15 माइनस 9, गुणा का निशान s माइनस बी मतलब 15 माइनस 13, गुणा का निशान s माइनस सी मतलब 15 माइनस 8। ठीक है, चलो तो करते हैं यहाँ पर इसको आगे हल। 15 का 15 ऐसे कैसा रहेगा, 15 में से 9 माइनस करें कितना आएगा,
ठीक है। 15 में से 13 माइनस कीजिए, 15 से 3 गए 2, 15 में से 8 माइनस कीजिए 7। क्या आपको भी ऐसा ही आ रहा है? बता दीजिए एक बार। यस मैम। ठीक है। करते हैं इसकी गुणनखंड। तो ये आ जाएगा 15 का गुणन करें तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 7 का 7। जिसके जोड़े बन गए बाहर निकल जाएंगे, 3 बाहर निकल गया, इसकी जोड़ी इससे बन गई है और कुछ भी बाहर नहीं निकला। 70। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा आंसर आ रहा है। लेकिन जब आपके पास सवाल आते हैं जमा वाले, अब देखो दो आपके पास ऑप्शन है। अगर आपको इसमें रिस्क नहीं लेना, आप क्या करोगे, आप लिख दोगे कि जो क्षेत्रफल है आपके चतुर्भुज ए बी सी डी का वो बराबर है त्रिभुज ए डी बी जमा क्षेत्रफल। अब इस क्षेत्रफल भी लिखना पड़ेगा, इसको रहने दो। तो फिर क्षेत्रफल ऑफ ए बी सी डी बराबर है क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज डी ए बी जमा क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज डी सी बी। ठीक है, ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। त्रिभुज का नाम कैसे मर्जी लिखो, ठीक है। तो इसका जो त्रिभुज है एबीडी का वो है 3 वर्गमूल 70 और इसका जो क्षेत्रफल है वो है आपके पास 30। तो आप अपने उत्तर को इतना भी लिख सकते हैं। इसके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ एक आपको मार्क्स इसके मिल जाएंगे। पर अगर आपको यहाँ तक के तो मिल जाएंगे, जो आपने इसका क्षेत्रफल निकाला इसका निकाला ये तो मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका आंसर पूरा का पूरा करेक्ट हो तो उसके लिए अब यहाँ हम क्या करेंगे, तो हम 70 का वर्गमूल करेंगे। ठीक है। तो 70 का वर्गमूल करने के लिए चलो करते हैं शुरू, देखते हैं क्या होता है। वर्गमूल निकालना है तो दो दो के जोड़े बनाने पड़ते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर कि 70 में 2 के जोड़े बन गए। ऐसे अगर इसके दो दो के जोड़े बना दें, ऐसी संख्या ढूंढिए जिसको उसी से गुणा करने पर 70 आता हो। ऐसी संख्या जिसको उसी से गुणा करने पर, ये हम सीख रहे हैं, ये हम सीख रहे हैं कि वर्गमूल कैसे निकालें। ठीक है, वर्गमूल निकालना हम सीख रहे हैं। अगर आपको नहीं सीखना ये, अगर आपको ये चीज टफ लगती है, कोई बात नहीं, आप अपना उत्तर इतना लिख लो, आंसर मिल जाए, क्वेश्चन के आपको नंबर मिल जाएंगे, पूरे नहीं पर हाँ कटेंगे, ज्यादा नहीं कटेंगे, आधा या 1 मार्क्स कट सकता है। तो आप यहाँ तक भी इसको छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपको यहाँ तक नहीं छोड़ना, आपको पूरा करना है तो आपको ये सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने के लिए ऐसी संख्या ढूंढो जिसको उसी से गुणा करें और 70 आ जाए। तो ऐसी तो कोई संख्या नहीं है, लेकिन ऐसी संख्या ढूंढो फिर अगर 70 नहीं आता तो कुछ तो आता हो जो 70 से छोटा हो। जैसे कि 70 से छोटा है 69, 69 भी नहीं आता, 68, 64 आता है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8 8 64। तो 64 लिख दिया, माइनस, क्योंकि ये वर्गमूल हम कर रहे हैं तो इसमें हम वर्ग वर्ग करते हैं, गुणा भी वर्गों में करेंगे। हम यहाँ पे 8 दूनी 14, सॉरी 8 दूनी 16 ऐसे करके नहीं लिख सकते। जो संख्या यहाँ ली उसी से गुणा करो और अपना आंसर लिखो। तो 8 8 64। पहले मैंने कहा ऐसी संख्या ढूंढो जिसको उसी से गुणा करने पर 70 आता है, लेकिन ऐसी कोई संख्या नहीं थी। फिर मैंने कहा अगर ऐसी कोई संख्या नहीं है तो फिर वो संख्या ढूंढो जिसको उसी से गुणा करने पर 70 से छोटा आता हो। तो आपने कहा 8 को 8 से गुणा करो, 8 8 64 होता है। ठीक है, अब माइनस कर दीजिए, तो यहां पर आ जाएगा 6 और यहां पर क्रॉस। ठीक है, अब क्योंकि ये वर्गमूल है तो इस 8 को आप ऐसे का ऐसा नीचे उतारेंगे और इस 8 में आप 8 की ही जमा करेंगे। ठीक है, 8 में ही 8 को जोड़ो, कितना आता है, 16 आता है। और यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 6 बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर जैसे हम भाग में करते थे, भाग में हम यहाँ पे दशमलव लगा के, यहाँ पे दशमलव लगा के फटाफट से 0 लेकर के नीचे उतार देते थे, जो इसकी मदद करता था। पर क्योंकि ये वर्गमूल है, सब कुछ यहाँ पे वर्ग वर्ग में चल रहा है, तो जब आप 0 नीचे उतारेंगे तो भी जोड़े में ही उतारेंगे। एक जोड़ा 0 का नीचे उतारिए तो ये 600 बन गया। अब यहां पर लगा दो डैश। ठीक है, 8 को 8 से जमा किया, आ गया 16 और यहां पे लगा दिया हमने डैश। अब इस डैश में आप जो भी संख्या लिखोगे आपको
उस संख्या से ये पूरी संख्या गुणा करनी होगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1 तो ये बन जाएगा 161, 161 को 1 से ही गुणा करो। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2 तो ये बन जाएगा 162, 162 को 2 से गुणा करो। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ 3 तो ये बन जाएगा 163, 163 को जो है वो 3 से गुणा करो। ऐसा आपने इस स्टेप पे आकर करना है। एक मिनट, छह का गुणा किया तो अच्छा ठीक है, ठीक है, एक मिनट। यहाँ पे आप कह रहे हैं हाँ 3 गुणा 2, तो यहाँ से और क्या बाहर आ जाएगा, 2 भी बाहर आ जाएगा। सात पंजी 35, यहाँ पे 35 भी बचेगा। ठीक है, एक मिनट। पर आपने चैट में नहीं, आप इसको चैट में भी लिख सकते थे, मतलब माइक ऑन करके बता सकते थे। ठीक है, चलो पर सीखते हैं इसको। इसको अभी रहने दो, 35 का बाद में करेंगे। अभी 70 का सीख रहे हैं तो 70 का ही सीख लेते हैं, 35 का फिर आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, चलिए तो बताइए मैं यहाँ पे क्या लिखूं जिसको फिर इससे पूरी संख्या से गुणा करने पर 600 आता हो। नहीं पता तो हम इसको करेंगे ट्राई। मैंने यहाँ पे लिया, इस खाली स्थान पे मैंने लिखा 2। ठीक है, तो ये बन गया 162, 162 की 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 1 3। ठीक है, 324 आया। अभी छोटा है ये, इसका मतलब हम इसको और गुणा कर सकते हैं। तो अब इसको 2 को यहाँ से हटा लो और यहाँ पर आप लिख लो 3। तो अब ये बन गया 163, 163 की गुणा 3 में कर लीजिए, 3 3 9, 6 3 18, 3 एकम 3 तो 1 4, 489 आ गया। अभी ये भी छोटा है तो यहाँ पे 4 से ट्राई करो। 164 की गुणा जब 4 में करेंगे, 4 चौक 16, 6 चौक 24 तो 1 25, 4 एकम 4 5 6, तो 656 आया। बड़ा आ गया, बड़ा तो नहीं चाहिए, या तो 600 चाहिए या तो 600 से छोटा चाहिए। ठीक है, तो हम कहेंगे कि हम यहाँ पे 163 या 163 लेंगे। 163 लिया है तो यहाँ पर हम इसको 3 से ही गुणा करेंगे। इस पूरी संख्या को 3 से गुणा किया तो यहाँ पर 3 लिखे। ठीक है, 8 पहले का था, दशमलव लगाया क्योंकि हमने 0 को नीचे उतारा है इसलिए दशमलव लगेगा। और 163 की गुणा हम 3 से करेंगे क्योंकि मैंने कहा जिस संख्या को आप यहाँ लेते हो उसी से आपको पूरी बनी हुई संख्या की गुणा करनी पड़ती है। तो यहाँ पर 8.3 आ गया और 600 को सॉल्व करो तो सर कितना आ जाएगा, ये 4 माइनस करें तो 111 आ रहा मेरा, आप देखिए अपना। हाँ इतना ही आएगा। ठीक है, अब 8.3 हमारा आ चुका। आप चाहे तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, करना वही सेम प्रोसीजर वैसा ही रहेगा इसका। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी आप रुक सकते हैं। तो आप 8.3 इसको मान लो। तो अगर हम 70 का वर्गमूल देखें तो 8.3, और इसके आगे भी कुछ आएगा। अगर आपको आगे सॉल्व करना तो सॉल्व कर लेना, नहीं तो यहाँ तक भी करोगे तो ठीक है। चलो, तो अभी पर क्योंकि हमारा जो आंसर था वो 70 नहीं था, वो आ रहा था 35, जैसा कि बताया। अभी एक गलती यहाँ पर हुई जो कि नोटिस की अंजू ने। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो गलती क्या नोटिस हुई? गलती ये नोटिस हुई कि जो यहाँ पर हमने 6 को जब तोड़ा था, देखो ऐसे गलतियां नोटिस क्या करें, बताया करें, ताकि हम गलत क्वेश्चन होने से बच जाएं। 15 को तोड़ा, 3 गुना 5 लिखा, ठीक है। पर जब मैंने 6 को तोड़ के लिखा तो मैंने इसको 3 गुना 2 नहीं लिखा, मतलब मैंने इसको सिर्फ यहाँ पे 3 लिखा था। 3 गुना 2 मुझे ऐसे लिखना चाहिए था, और 1 2 पहले से भी था और 1 7 यहाँ पर था। ठीक है, ऐसे इसको लिखना चाहिए था। तो यहाँ पे गलती हुई थी थोड़ी सी लिखने में। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा और बदलाव आ जाएगा क्वेश्चन में कि आपका जो वर्गमूल के बाहर कौन कौन निकलेंगे। अब एक तो 3 बाहर निकलेगा क्योंकि 3 का जोड़ा बन चुका है, और 2 भी बाहर निकलेगा क्योंकि 2 की भी जोड़ी बन चुकी है। तो 3 गुना 2 बाहर, और वर्गमूल के अंदर रह जाएंगे आपके 5 गुना 7। ठीक है, तो आपका उत्तर आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 वर्गमूल 35। और जब आप इस 35 के वर्गमूल को हल करोगे तो उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको आपने क्या करना है, गुणा कर देना है। किससे? तो इससे, 6 से। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने यहाँ पे देखा तो 6 है, 35 का वर्गमूल करते हैं तो आता है 5.91। इसको इससे गुणा कर दो 6 से,
तो आ जाएगा आपके पास 35.49 कुछ इस तरह का। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेशन खुद से करनी पड़ेगी। पर मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी तो इतना भी लिखोगे तो भी कुछ नंबर तो मिल जाएंगे, पूरे नंबर नहीं कटेंगे। कैलकुलेशन के आपके 1-2 नंबर ही कटते हैं। ठीक है, पर अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आपको फिर ये सब कुछ भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस डीएबी का क्षेत्रफल आ गया 35.49 और डीसीबी जो था उसका क्षेत्रफल था 30। अब इनको जोड़ो, तो इनको जोड़ने का भी तरीका होता है। 35.49 में जब 30 को जोड़ोगे, दशमलव में दशमलव की संख्या ही जुड़ती है, तो 30 को भी दशमलव दे दो अपनी इच्छा का और 2 जीरो लगा लो और इसको लिख लो 30.00 और जोड़ दो तो 9 4 5 6 65.49 कुछ इस तरह का ये आ रहा है। ठीक है, 65.5 कुछ ऐसा ये आ रहा है किसका, तो हमारे इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जब जोड़ेंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसको आप 65.5 भी लिख सकते हैं। तो ये है आपका पूरा सॉल्यूशन प्रश्न नंबर 1 का। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये था आपका प्रश्नावली 12.2 का पहला सवाल। ठीक है, आप 12.1 अच्छे से कीजिएगा, उसके भी कुछ एक क्वेश्चन आ सकते हैं। और 12.2 के अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें से उन क्वेश्चन को भी ढूंढेंगे जो आपको पिछले साल आए हुए थे। ठीक है, अभी के लिए सवाल नंबर 2 कर लेते हैं। चलिए, तो सवाल नंबर 2 में आपको ये कहा गया है कि एक चतुर्भुज है, इसका नाम भी ABCD ही है। तो बना लेते हैं इसको भी, ABCD नाम का एक चतुर्भुज। और इसमें क्या है, तो इसमें AB रेखा है 3 सेंटीमीटर की, BC रेखा है 4 सेंटीमीटर की, CD रेखा है 4 सेंटीमीटर की, DA है 5 की और AC भी है 5 की। तो पहले तो नामकरण करना पड़ेगा। अगर इसका नाम मैं लिखूं ABCD और अच्छा ठीक, थोड़ा सा गलत हुआ, क्रम में चलना है। देखो, अगर इसको ए लिखा है, इसको बी लिखा है, तो इसको सी लिखो और इसको डी लिखो, ऐसे चलना है। या तो क्लॉकवाइज चलो या तो एंटी क्लॉकवाइज चलो। तो ABCD, फिर ये कह रहे हैं कि AB जो है वो 3 सेंटीमीटर की है, BC जो है वो 4 सेंटीमीटर की है, CD जो है वो भी 4 सेंटीमीटर की है, AD जो है वो 5 सेंटीमीटर की है और AC जो है वो भी 5 सेंटीमीटर है। AC तो हमें ऐसी कोई भुजा दी नहीं है, पर जब हमने देखा कि A को C से मिला दिया जाए तो AC बन के आ गई, जो कितने सेंटीमीटर की है, जो कि 5 सेंटीमीटर की हमारे पास है। ठीक है, चलिए, तो अभी देखिए अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब इस बार तो दोनों ही जो त्रिभुज हैं वो दोनों ही बिना ऊंचाई के हैं, तो कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, सोचिए और बताइए। ठीक है, तो जब हमने देखा त्रिभुज को ABC या फिर ADC, अगर मैं इस रेखा को भी सीधा कर दूं, इसको अगर मैं ऐसे टेढ़ा ना रखूं, इसको भी अगर मैं सीधा कर दूं, तो देखते हैं अभी तक हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है तो उसमें पाइथागोरस यूज होती है। लेकिन उसके लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो कैसा त्रिभुज है, वो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, AB कितना है 3। पर अगर आपको दिया नहीं गया है कि आपका त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, आपको पता लगाना है कि क्या मेरा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तो तब भी आप पाइथागोरस का ही यूज करेंगे। ध्यान से इस बात को सुनिए कि जब आपको पता हो कि आपका त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो भी आप पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हैं उसको हल करने में और उसकी मदद से कुछ भी निकालने में। और जब आपको नहीं पता है कि आपका त्रिभुज समकोण है या नहीं, तो भी आप किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस का ही यूज करेंगे। मैंने देखा कि मेरे पास 2 त्रिभुज बन रहे हैं, मुझे पता करना है मेरा त्रिभुज ABC जो है क्या वो समकोण त्रिभुज है। तो अगर उसने पाइथागोरस प्रमेय को सच साबित कर दिया तो हम कहेंगे जी हाँ ये कैसा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। लेकिन अगर इसने पाइथागोरस थ्योरम को सच साबित नहीं किया तो हम कहेंगे ये ये समकोण त्रिभुज नहीं है। कैसे करेंगे, सॉल्व करके आपको ज्यादा अच्छे से पता लगेगा। अभी के लिए अगर मैं आपका त्रिभुज देखूं ABC,
तो एबीसी त्रिभुज में जो सबसे लंबी रेखा है वो एसी है, मतलब जो मेरा विकर्ण है वो एसी है। ठीक है, विकर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है? आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैंने यहाँ पे आधार का भी स्क्वायर कर दिया और साथ ही में लंब का भी स्क्वायर कर दिया, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा यहाँ पे दिख रहा था। ठीक है, तो लंब का भी स्क्वायर। चलो, विकर्ण मतलब एसी, एसी की वैल्यू है 5, 5 का वर्ग करो। ठीक है, आधार मैंने मान लिया 3 सेंटीमीटर को, तो आधार का भी स्क्वायर करो। लंब मैंने मान लिया 4 सेंटीमीटर को, तो लंब का भी स्क्वायर करो। और इनको देखो तो 5 का वर्ग करेंगे 25 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा, 4 का वर्ग करेंगे 16 आएगा। ये जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो 25 के बराबर है, जो राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व कीजिए। 16 में 9 जोड़ो तो भी 25 आता है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जो विकर्ण का स्क्वायर है, विकर्ण का जो वर्ग है वो इन दोनों के वर्ग के जोड़ के बराबर है। इट मींस इसने पाइथागोरस प्रमेय को सच साबित कर दिया है, सत्य साबित कर दिया है। तो हम कहेंगे कि हमारा त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय इस्तेमाल करने की काबिलियत होती है। तो अगर ये सत्य है तो इट मींस हमारा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, जो कि अब आपकी मर्जी, आप कहीं पे भी कोण बना लो। मैंने यहाँ पे कोण बना लिया, वैसे यहीं पे बनेगा, बिंदु बी पे ही कोण बनेगा। लंब किसको लेना है और आधार किसको लेना है आपकी मर्जी है। आप इसको आधार ले लो, सॉरी इसको लंब ले लो, इसको आधार ले लो, वो तो दोनों जमा ही रहे हैं, उत्तर तो फिर भी सेम आएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं दूसरा त्रिभुज। तो दूसरा त्रिभुज ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो आपका त्रिभुज हमें दिख रहा है इसका विकर्ण 5 सेंटीमीटर। अगर मैं बात करूं इस त्रिभुज की, तो ये वाला त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज नहीं है, क्योंकि इसका विकर्ण 5 है, मतलब कि इसका भी लेफ्ट हैंड साइड 25 आएगी। और ये इसका करोगे स्क्वायर तो भी 25, और ये 4 चौक 16, तो इनको जोड़ के तो बड़ा हो गया। विकर्ण आपका 25 का और ये आपका 41 का, तो यहाँ पे पाइथागोरस असत्य हो गई। तो हम कहेंगे कि एडीसी समकोण त्रिभुज नहीं था, लेकिन एबीसी समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो बस ये हमें पता करना था कि इसमें से एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। ये पता करके हुआ क्या, ये पता करके हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हुआ। कैसे? अब हमें दोनों ही त्रिभुजों में हीरोन का सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तो इट मींस उसके पास ऊंचाई होगी, आधार भी होगा। तो त्रिभुज एबीसी जो है उसमें हम लगा सकते हैं साधारण फॉर्मूला आपके इसके क्षेत्रफल का। तो बताइए क्या होगा इसका क्षेत्रफल? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, 1/2 का 1/2 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। आधार यहाँ पे मैंने कहा किसी को भी मान लो, 4 को मानना 4 को मान लो, 3 को मानना 3 को मान लो। मैंने यहाँ पे आधार 4 को माना है, ऊंचाई होगी मेरी 3, क्योंकि यहाँ पे कोण बन रहा है। तो जो भुजा कोण बनाती है वही आपकी ऊंचाई होती है। ठीक है, 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और यहाँ पर आ गया 6। तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, अब हमने जो है वो दूसरे वाले त्रिभुज का निकालना है। तो हमने जब चेक किया तो दूसरा वाला त्रिभुज समकोण नहीं था, इट मींस इसके पास कोई ऊंचाई नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम हीरोन के फॉर्मूले का ही यूज करेंगे। किसमें? तो त्रिभुज एडीसी में इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए यूज करिए हीरोन का फॉर्मूला। तो लिख लेते हैं, हीरोन का फॉर्मूला होता है एस मतलब अर्ध परिमाप गुणा में एस माइनस ए गुणा में एस माइनस बी गुणा में एस माइनस सी। ए बी सी हमें इस बार दिया गया है, हमें जो है वो तीसरी भुजा निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। ए भी 5, बी भी 5, सी 4। ठीक है, ए बराबर है 5, बी बराबर है 5, सी बराबर है 4। तो एस कितना आएगा? फटाफट से कैलकुलेट कीजिए और बताइए कि एस कितना आ रहा है। बिल्कुल आसान है, 5 5 10, 10 4 14, 7। वेरी गुड, बहुत अच्छे। एस हमारे पास आ गया 7 सेंटीमीटर का। एस 7 है तो एस की वैल्यू भरो, 7 गुणा 7 माइनस 5 गुणा 7 माइनस 5 गुणा 7 माइनस 4। ठीक है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी हमने कर लिया है।
और 12.2 के क्वेश्चन बच्चों सारे ही इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा सोचिए कि कोई इसमें से इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, कोई सा भी क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। ठीक है, 7 का 7 ही रहेगा, 7 में से 5 गए 2, 7 में से 5 गए 2, 7 में से 4 गए 3। अब फिर से वही चीज, फिर से हम वहीं पे फंस गए कि इसका भी क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा बाहर और 7 3 21 रह जाएगा अंदर, है ना। बस यही था इसका, 2 वर्गमूल 21। तो इसका भी आप उत्तर वही कर सकते हो। चतुर्भुज का अगर आपने क्षेत्रफल लिखना है तो क्या करो, लिख दो कि इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो 6 जमा 2 वर्गमूल 21 के बराबर आएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे या ऐसा उनके मन में सवाल उठ सकता है कि हम इनको जोड़ क्यों नहीं सकते, अगर हम इसको ऐसा लिख रहे हैं तो इनको हम जोड़ क्यों नहीं सकते। तो हमने ये चीज पढ़ी है जब हम बहु या नंबर सिस्टम या कुछ भी पढ़ रहे थे पीछे, हमने सीखा था कि ये आपस में नहीं जुड़ते। क्यों नहीं जुड़ते, बिल्कुल आसान रीजन है। कभी आप क्या 6 जमा 7 एक्स को जोड़ते हो, नहीं जोड़ते हो, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जो समान पद होते हैं वही साथ में जुड़ते हैं। तो अगर इसका मान लो, इसको अगर मैं इसका चर मान लूं अभी के लिए, तो 2 के पास वर्गमूल 21 है। अगर आपके 6 के पास भी सेम ऐसा होता, अगर 6 के पास भी वर्गमूल 21 होता तो हम इनको जोड़ सकते थे। तब हम लिख सकते थे कि ये आ जाएगा 8 वर्गमूल 21, लेकिन ये 6 के पास वर्गमूल वाला 21 नहीं है, कुछ भी नहीं है, वर्गमूल की कोई संख्या नहीं है, तो आप इसको नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समान पद नहीं है बल्कि असमान पद हैं। इसलिए आपका उत्तर बस यहीं तक सीमित रहेगा। लेकिन अगर आपको इस 21 का वर्गमूल निकालना है तो आप उसी मेथड से 21 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, जो कि दशमलव में आएगा। ठीक है, दशमलव में आपका वर्गमूल आएगा 21 का, और उसके बाद जो भी आपका आंसर आता है, जो भी आपके 21 का वर्गमूल आएगा, जैसे कि चलिए इसको कर ही लेते हैं सॉल्व। वर्गमूल तो नहीं निकालेंगे पर इसको हम देखते हैं कि इसका वर्गमूल कितना आता है। वर्गमूल 21 करा तो आया 2 का 2 ऐसे का ऐसा, 21 का वर्गमूल करेंगे तो 4.582 कुछ ऐसा आएगा। इसमें 2 की गुणा कर दें तो ये बन जाएगा 9.1651। तो आपके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना आ रहा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 है, तो इसमें 6 को जोड़ दो तो आपके पास 15.165 कुछ ऐसा उत्तर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंड करता है, अगर आपको वर्गमूल निकालना अच्छे से आता है आप निकालिए, सॉल्व कीजिए, नहीं आता तो इतना भी करोगे पूरे, मैं फिर से कहती हूँ पूरे नंबर नहीं मिलते, लेकिन हाँ ज्यादा नंबर मिल जाते हैं। कि अब जो पूरी कैलकुलेशन की आपने जो यहाँ पे दिमाग लगाया कि अच्छा पहले इसका क्षेत्रफल ऐसे निकाल लेते हैं, इसका ऐसे निकाल लेते हैं, मेन यही चीज होती है जो एग्जामिनर देखना चाहते हैं। कैलकुलेशन में पता है कभी ना कभी गड़बड़ हो ही जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा सवाल। इसमें हमें नहीं दिया था कि आपका जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है, इसमें हमने पता किया फिर किसकी मदद से, पाइथागोरस की मदद से, कि अगर ये इस त्रिभुज ने पाइथागोरस प्रमेय को सत्य साबित किया तो मतलब ये समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज में ऊंचाई होती है ऑलरेडी, तो हमने यहां से फटाफट से फिर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। पर वहीं अगर बात करें इसकी, तो इस त्रिभुज को चेक किया, ये समकोण त्रिभुज नहीं था, तो इस त्रिभुज में हमने लगा लिया हीरोन का फॉर्मूला, और एंड में इसके क्षेत्रफल को इसके क्षेत्रफल से जब जोड़ देंगे तो ABCD जो हमारी आकृति है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 हम नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा है और बहुत इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसको नहीं करेंगे। एग्जाम में मुझे नहीं लगता कि ये आएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो इसको कर लेते हैं। चलो, आपको यहाँ पे कहा है कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर खड़े हैं। एक समांतर त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और इनका क्षेत्रफल भी एक ही है। इस लाइन को ध्यान से समझ के आपने यूज इसका करना है। क्या ये कह रहे हैं कि आपके पास एक तो समांतर चतुर्भुज भी बन रहा है, त्रिभुज भी बन रहा है, किसके ऊपर, एक ही आधार पर। उस आधार का नाम मान लीजिए मैंने रख दिया AB, तो इसी आधार पे मेरा समांतर चतुर्भुज भी बनेगा और मेरा त्रिभुज भी बनेगा। उसके बाद इनका क्षेत्रफल भी सेम है, जो मेरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वही मेरे समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल होगा। तो ये यहाँ पर मैंने बना दिया समांतर चतुर्भुज, और इसके साथ ही यहाँ पर अब बन रहा है एक त्रिभुज सेम आधार पर, दोनों का ही आधार जो है वो उसका नाम है AB। ठीक है,
त्रिभुज का नाम है ABC, चतुर्भुज का नाम है AB और RS। ठीक है, चतुर्भुज का नाम है ABSR और त्रिभुज का नाम है ABC। चलिए, ये कहा। फिर ये कह रहे हैं कि त्रिभुज की आपको तीनों भुजाएं दे रखी हैं। एक भुजा 26, दूसरी भुजा 28, तीसरी भुजा 30 और समांतर चतुर्भुज का आपको आधार भी दे रखा है। तो मुझे बताइए कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, AB की वैल्यू कितनी होगी? 26, 28 या 30? सबके पास किताब है अभी खुली हुई? किताब में क्वेश्चन देखिए, आपको त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हैं और समांतर चतुर्भुज का आधार दिया है। तो मुझे बताइए AB की वैल्यू कितनी होगी, 28, 26 या फिर 30? अगर आपने ये बता दिया तो इट मींस आपका क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको ये पता लगाना पड़ेगा पहले तो कि इस AB की वैल्यू कितनी है, जो निकालना बहुत इजी है। देखो, आपको क्वेश्चन में कहा तो है कि दोनों का एक ही आधार है। तो जो समांतर चतुर्भुज का आधार अगर 28 सेंटीमीटर का है, तो ऑब्वियस सी बात है कि त्रिभुज का आधार भी 28 सेंटीमीटर का ही होगा। इट मींस AB की जो वैल्यू है वो 28 सेंटीमीटर है। और बात करें त्रिभुज की बाकी भुजाओं की, 28 तो यहां से काट दो क्योंकि 28 तो इसका आधार है। तो ये भुजा हो जाएगी आपके पास 26 सेंटीमीटर और ये भुजा आपके पास आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। ये चीजें आपको दी थी। अब सबसे जरूरी सवाल पूछा क्या है, तो पूछा आपसे ये है कि समांतर चतुर्भुज का आधार अगर 28 सेंटीमीटर है तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात करो। समांतर चतुर्भुज का आधार दिया है, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई को आपने ज्ञात करना है पहले, क्योंकि एक क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो बात करते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है। अगर मैं समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करूं तो इसको भी आप कॉपी पे नोट कर लेना। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बहुत ही आसान होता है, वो होता है आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा में ऊंचाई। देखो, अब आप कहेंगे अगर हमारे पास इसका क्षेत्रफल था तो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में वो सब क्यों किया? क्योंकि वो जो आपका पीछे वाला सवाल था उसमें जो आपको पूछा गया था वो आपसे पूछा गया था चतुर्भुज के बारे में, पर जिसकी हम यहां पे बात कर रहे हैं उसका नाम है समांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज दोनों अलग होते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है लेकिन चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये नहीं होता। तो इसको ऐसे इंपॉर्टेंट नोट करके ऐसे आप लिख दोगे। तो आपको कहा है कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, पहली चीज वो आपके त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, फिर से मैं लिख लेती हूँ, ये पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज, इसका जो क्षेत्रफल है वो आपके त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आप क्या करोगे, आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे और कहां पे लिख दोगे, यहां पे लिख दोगे। क्यों? क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल एक जैसा है। मान लो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैं कहूंगी त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज का आधार मुझे पता है 28 सेंटीमीटर है, चौड़ाई मुझसे कहा है निकालो। तो मैं क्या करूंगी, जो भी मेरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा उसको मैं 28 से भाग दे दूंगी, तो मुझे मेरी ऊंचाई जो है वो मिल जाएगी। ये था इसका बेसिक छोटा सा आपका एक, मैंने आपको इसका आइडिया दे दिया। आप इसको खुद से ट्राई करेंगे घर में, अगर होता है तो बहुत अच्छे, नहीं होता है तो अगली क्लास में वैसे भी हम इसको करने ही वाले हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया कि इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है। लेकिन आज की क्लास को लेकर के आपके मन में अभी भी किसी भी सवाल को लेकर के कोई भी डाउट है तो क्लास में बने रहिए, मुझसे पूछिए। लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।